हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय सारन के स्टडी में। आज हम 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका लेसन 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 8 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। और आपको वीडियो की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ पर ही सारी चीज़ें आपको लिंक वगैरह सब कुछ वहाँ पर ही मिल जाएगा, आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, वीडियो को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे मित्र को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो लेसन का जो नेम है वो है कि भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत के जो संदर्भ में जो नियोजन है। नियोजन यानी कि एक व्यवस्था बनाना और एक उचित प्रकार से योजना बनाना। तो नियोजन और सतत पोषणीय विकास, भारत के जो संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास है। तो परिभाषा देखते हैं। सोच विचार करके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। सोच विचार करके सोच विचार करके यानी कि गहनता से सोचा जाए, एक मीटिंग वगैरह बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए। जैसे कि राजनीति में जो ग्रुप वगैरह होते हैं, सोच विचार किया जाता है वहाँ पर। तो सोच विचार करके मतलब बहुत सारे इंसानों के विचारों को मिलाकर कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम रहता है तो उसकी रूपरेखा तैयार करना, मतलब एक चार्ट बनाना, तैयार करना तथा उद्देश्य की प्राप्ति करना, तथा उस में जो उद्देश्य रखे जाते हैं, मतलब जैसे कि नहर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उद्देश्य की प्राप्ति करना नियोजन कहलाता है। नियोजन के दो उपगम। नियोजन के जो दो उपगम है वो कौन कौन से हैं? तो खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन, यानी कि नियोजन को दो भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे खंडीय नियोजन और दूसरे नंबर पे है प्रादेशिक नियोजन। तो देखते हैं खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन होता क्या है। तो आगे चलते हैं। खंडीय नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो खंड के रूप में होता है, मतलब खंड रहते हैं ना, जैसे कि एक लाइन है तो इसका एक फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, यानी कि खंड के नियोजन में, यानी कि टुकड़ों में नियोजन करना, यानी कि एक व्यवस्था बनाना और कार्य को लागू करना। जैसे कि अर्थव्यवस्था का विभिन्न सेक्टर, जैसे कि राज्यसभा, व्यवस्था, विज्ञान, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, जैसे कि कृषि करना, सिंचाई करना, विनिर्माण यानी कि कुछ चीज़ों का निर्माण करना, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बनाना। ऊर्जा निर्माण यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनकी प्राप्ति करना। परिवहन के साधनों का विकास करना। सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसे लागू करना, ये क्या कहलाता है? खंड खंडीय नियोजन कहलाता है। मतलब एक खंड के रूप में होता है। जैसे कि कृषि के लिए है ना, क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, कृषि को कैसे विकसित किया जाए, तो उन सभी के लिए एक नियोजन बनाया जाता है, एक उपाय किया जाता है। जैसे कि सिंचाई सिंचाई किस प्रकार से की जानी चाहिए, उसके लिए क्या क्या आधुनिक उपकरण होने चाहिए। विनिर्माण यानी कि उद्योगों को कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। परिवहन में यानी कि सड़क सड़क परिवहन रहता है, तो उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करी जाए, तो वो सब क्या आते हैं? खंडीय नियोजन में आते हैं। प्रादेशिक नियोजन में देखते हैं तो प्रादेशिक यानी कि प्रदेश के आधार पर होता है। किसी भी देश के सभी क्षेत्रों में, किसी भी देश रहता है ना, जैसे कि भारत देश को मान लेते हैं, जैसे कि तो भारत तो भारत के सभी क्षेत्रों में एक समान यानी कि एक ही रूप में आर्थिक विकास नहीं हुआ है, यानी कि आर्थिक विकास वहाँ पर नहीं हुआ है, अर्थव्यवस्था के रूप में विकास नहीं हुआ है। यानी कि भारत का जो सारा क्षेत्र है ना, वह वहाँ पर कहीं ना कहीं है ना कुछ चीज़ों की कमी है, यानी कि वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। इसलिए तो हमारा भारत देश क्या है? विकासशील देश है, विकसित नहीं है, विकासशील देश है। सॉरी। अब देखते हैं कुछ बहुत विकसित, जो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, तो कुछ पिछड़े हुए हैं। यानी कि जो पिछड़े हुए हैं, यानी कि जो कोई क्षेत्र है ना भारत में, जो कोई, जैसे कि दिल्ली को ले लेते हैं तो विकसित है, यानी कि वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। और कुछ पिछड़े हुए हैं, यानी कि कोई गांव वगैरह ले लेते हैं तो बहुत पिछड़ा हुआ रहता है, मतलब वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती अच्छी प्रकार से। तो कुछ विकसित हैं और कुछ पिछड़े हुए हैं, अर्थात विकास के इस आर्थिक क्षेत्र के लिए नियोजन किया जाना प्रादेशिक नियोजन है। यानी कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके लिए वहाँ पर नियोजन करके वहाँ पर कैसे उसको विकसित किया जाए, कैसे वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए पिछड़े हुए क्षेत्र में, तो उसके लिए जो नियोजन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। मतलब जो योजनाएं बनाई जाती है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है ना, नरेगा वगैरह, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चलाती है, वो सभी योजनाएं क्या है? ग्रामीण विकास के लिए, यानी गाँव में विकास करने के लिए चलाई जाती है। तो वो सभी क्या है?
पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो क्या है, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो उनके लिए जो नियोजन किया जाता है वही क्या है, प्रादेशिक नियोजन है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, अब लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है देखते हैं। लक्ष्य से पता लग रहा है कि हमारा टारगेट है ना, जो नियोजन को प्राप्त करने का, उसे अचीव किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है। जैसे जो क्षेत्र देखते हैं, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को मान लेते हैं। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर सुख सुविधाएं कम है। तो उन क्षेत्रों में नियोजन, उन क्षेत्रों में योजनाएं बनाकर प्रोग्राम को विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि वहाँ पर योजनाएं बनाकर और विकास किया जाना चाहिए। यही क्या कहलाता है, लक्ष्य क्षेत्र कहलाता है। यानी कि एक लक्ष्य बना लिया हमने कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेंगे, हम विकास करेंगे। आगे चलते हैं। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इस प्रकार के माउंटेन रहते हैं, जैसे कि पर्वत क्षेत्र है, धरातल, पर्वत। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। अब जो ये विकास कार्यक्रम है, पर्वतीय विकास कार्यक्रम, ये कौन सी योजना में प्रारंभ किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। प से 5 भी रख लेंगे याद, और प से पर्वत भी रख लेंगे याद, यानी कि 5 और पर्वत। तो प और प यानी कि PP, पर्वत और पंचवर्षीय योजना, यानी कि पर्वतीय विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले आते हैं, असम आता है, उत्तरी कचहरी की पहाड़ियाँ आती हैं, असम की जो उत्तरी कचहरी की पहाड़ियाँ हैं वो इसमें आती है ना। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु के नीलगिरी मिलकर कुछ 15 जिले शामिल हैं। कुल मिलाकर कितने जिले शामिल है पर्वतीय विकास कार्यक्रम में, 15 जिले शामिल है, जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश का सारा पर्वतीय भाग आता है। जैसे कि जिले आते हैं, असम के जो उत्तरी कचहरी प्रदेश हैं वो सब आते हैं, पहाड़िया प्रदेश है ना। तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला भी आता है और तमिलनाडु का नीलगिरी मिलकर कुल 15 जिले शामिल है, किसमें है, पर्वतीय विकास कार्यक्रम में शामिल हैं। आगे चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव। अब जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास किया जाना चाहिए, पर्वतों में जो विकास किया जाना चाहिए, उसके लिए जो सुझाव हैं, जो उपाय हैं, क्या क्या है, तो देखते हैं उपाय देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, बागवानी, यानी कि बाग लगाए जाने चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में। वहाँ पर अमरूद वगैरह की इनकी खेती की जानी चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि छोटे छोटे बाग बनाए जाने चाहिए। रोपण कृषि, पशुपालन किया जाना चाहिए, रोपण कृषि की जानी चाहिए, मतलब कृषि में जो फसलों को रोपा जाता है वो रोपण कृषि कृषि रोपण कृषि की जानी चाहिए। पशुपालन किया जाएंगे, वहाँ पर पशुओं को क्या किया जाना है, पाला जाना चाहिए, जिससे वहाँ पर क्या है, पशुपालन होगा, अधिक पशुपालन होगा। तो अधिक पशुपालन की वजह से क्या होगा, अधिक पशुपालन की वजह से अर्थव्यवस्था सुधरेगी, वहाँ पर पैसा अधिक आएगा, पैसा अधिक आएगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरती जाएगी। मुर्गी पालन किया जाना चाहिए, मुर्गियों को पाला जाना चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में। वाणिज्यिक कृषि की जानी चाहिए, मतलब जो पैसों के लिए जो कृषि की जाती है वो की जानी चाहिए। लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए उन क्षेत्रों में। लघु यानी कि छोटे, ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो उद्योग विकसित किए जाते हैं उनको वहाँ पर विकसित किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है क्या, तो इसे देखते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई ना, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। अब जो सूखा विकास कार्यक्रम है, अब सूखा कब पड़ता है, सूखा पड़ता है चौथ के दिन। चौथ के दिन लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पीते। जब चौथ माता का जो मेला आता है या फिर खड़ी चौथ वगैरह रखते हैं, व्रत रखते हैं ना चौथ माता का, तो चौथ के दिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, सूखा ही रहते हैं, यानी कि पानी नहीं पीते। यानी कि सूखा संभावित क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। तो इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। अब जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं, जैसे कि मरुस्थल को ले लेते हैं, जैसे कि थार का मरुस्थल, राजस्थान लेते हैं, राजस्थान भारत का जो, ये राजस्थान का जो भाग है, जैसे कि जैसलमेर वगैरह, तो वो सूखा संभावित क्षेत्र हैं। तो सूखा संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, जो सूखा संभावित क्षेत्र है ना, जहाँ पर जोधपुर वगैरह में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाना। उनको क्या करना, रोजगार उपलब्ध कराना, यानी कि उनको काम देना।
और सूखे के प्रभाव को कम करना, यानी कि जो सूख रहा है वहाँ पर सूखा स्थान है, मरुस्थलीय भाग है, उसको कम करने के लिए जो उत्पादन के लिए साधनों का विकास करना, यानी कि वहाँ पर साधन उपलब्ध कराना जिससे वहाँ पर मरुस्थल हट जाए। तो ये सब क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया। जब चौथी पंचवर्षीय योजना में तो सूखा संभावित क्षेत्र को प्रारंभ किया गया था, लेकिन जब पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी से पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद में तो इस कार्य क्षेत्र को और भी विस्तृत किया गया। मतलब इस कार्य को, जो सूखा संभावित क्षेत्र वाले कार्य थे, उनको और भी अधिक विकसित किया गया। इसमें सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें सिंचाई परियोजना यानी कि सिंचाई की जानी चाहिए सूखा वाले जहाँ पर मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर सिंचाई की जानी चाहिए। भूमि विकास कार्यक्रम, यानी कि वहाँ पर की भूमि को विकसित किया जाना चाहिए, मतलब हरियाली अच्छी होनी चाहिए। वनीकरण, यानी कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, वन उगाने चाहिए और एक वन आरक्षित क्षेत्र बना देना चाहिए। चारागाहों का विकास, यानी कि चारागाह वाली फसलें उगाई जानी चाहिए जिससे वहाँ पर चारागाह हो और पशुओं को चारा उपलब्ध हो सके। विद्युत सड़कों, विद्युत का वहाँ पर विकास किया जाना चाहिए, मतलब लाइट वगैरह अच्छे से उपलब्ध हो सकें। सड़कों का विकास किया जाना चाहिए, अच्छी सड़कें हो, मजबूत सड़कें हों, बाजार सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए वहाँ पर। ये सब क्या है, उसके उद्देश्य रखे गए, किसके, सूखा संभावित क्षेत्र के उद्देश्य रखे गए। केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, तो इसको देख लेते हैं। केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम क्या है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में, भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश है ना, HP, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है, भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें जो हिमाचल प्रदेश की दो तहसीलें हैं, भरमौर और होली, वो क्या है, इसमें शामिल हैं। यानी कि भरा होली से मेरा मोर, भरा होली से मेरा होर, HP करता करता। तो हिमाचल प्रदेश की जो दो तहसीलें हैं भरमौर और होली, वो किस में शामिल हैं, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में शामिल है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति, इस क्षेत्र में जो गद्दी जनजाति रहती है, जो मुस्लिम जनजाति रहती है, समुदाय का आवास है। यहाँ पर क्या है, मुस्लिम जनजाति शरणार्थी के जो क्या करते हैं, बकरियां वगैरह चराते हैं। आगे चलते हैं। इस क्षेत्र जनजातीय समाज विकास उप योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, इस जो जनजातीय समन्वित विकास कार्यक्रम चलाया गया है यहाँ पर, तो इसकी उप योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, इसका जो योगदान रहा वह क्या रहा, विद्यालयों में जन स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्यालय वहाँ पर बनाए गए, जन स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनाए गए, पेयजल यानी कि पीने के लिए अच्छा जल उपलब्ध करवाया गया, सड़कों का विकास किया गया, संचार का विकास किया गया, विद्युत के रूप में विकास किया गया। इस क्षेत्र में, यहाँ पर चित्र की जगह क्षेत्र लिया, इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गई। कितनी हो गई, 65% हो गई। सतत पोषणीय विकास यानी कि इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई। जब एक ही थी 2011 में कितनी हो गई, 65%। 1971 में तो 1% थी, लेकिन 2011 में 65% की वृद्धि हुई। सतत पोषणीय विकास ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, तो उसको देखते हैं। सतत पोषणीय विकास होता क्या है, समाज में परिवर्तन करना ही विकास है। समाज में परिवर्तन करेंगे, समाज का जो रहन सहन है, वहाँ का तरीका है, वहाँ के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो विकास किया जाता है वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है। विकास क्या है, एक बहुआयामी संकल्पना है जो आर्थिक सामाजिक पर्यावरण में सकारात्मक, जो आर्थिक सामाजिक पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन करती है। पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता, पर्यावरण में जो मुद्दे हैं उन पर भी जो विश्व का समुदाय की जो बढ़ती हुई चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD की स्थापना की थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने पर्यावरण और विकास आयोग WEDC की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर के नाम
1987 में प्रस्तुत की। जो इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसका क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम बिट्रेलेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बिट्रेलेंट रिपोर्ट भी कहते हैं। वो कब प्रस्तुत की, 1987 में प्रस्तुत की गई थी। WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और बृहद स्तर पर परिभाषा दी है। WEDC ने जो सतत पोषणीय विकास की जो सीधी, सरल और बृहद स्तर पर जो परिभाषा दी है वो कौन सी है, आइए चलो देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय जो विकास है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ऐसा विकास है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ ऐसा विकास है, यानी कि ऐसा विकास करना जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ, जो भविष्य में हमारे बाल बच्चे आ रहे हैं, जो हमारी जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए, यानी कि उनके लिए भी वह चीज़ें उपलब्ध हो सके जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब उनके लिए भी वो चीज़ें उपलब्ध हो सके और हमारे लिए भी तो है ही। तो हमें उन चीज़ों का, जो चीज़ें समाप्त होने वाली है, जो ख़त्म होने वाली है, उनका उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह दूसरी पीढ़ी को भी मिल सके। जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल क्या है, ख़त्म होने वाला साधन है, तो पेट्रोल का हमें उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, ऐसे फालतू में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम पेट्रोल का अच्छे प्रकार से प्रयोग करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिल पाएगा, और हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे तो फिर पेट्रोल तो ख़त्म होएगा ही होएगा, और फिर वो दूसरी पीढ़ी को नहीं मिल पाएगा। तो इस सतत पोषणीय विकास का अर्थ यही है। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। जो इंदिरा गांधी के जो नहर के जो कमान क्षेत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। इस नहर को जो इंदिरा गांधी नहर है उसको पहले क्या नाम से पुकारा जाता था, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इस नहर की जो संकल्पना है तो वो किसने रखी, कंवर सेन द्वारा 1948 में रखी गई। यानी कि इसका जो ढांचा बना, इसका जो संकल्पना, इसका विचार किसके माइंड में आया, कंवर सेन के माइंड में आया। यह नहर का प्रारंभ 31 मार्च 1958 को हो गया था। यानी कि इस नहर का जो शुभारंभ हुआ, जो प्रारंभ हुआ 31 मार्च 1958 को हुआ। यह नहर पंजाब के हरी के बेरा से गढ़दा रोड बाड़मेर तक बनाई गई। यह लगभग 20 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई करवाती थी। तो ये नहर है ना, लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी कि 20 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें क्या करती थी, सिंचाई करती थी। यह नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। इस नहर का जो निर्माण पूरा हुआ वो 2 चरणों में बना, यानी कि ये जो नहर थी वो 2 चरणों में बनी। प्रथम चरण था गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले आते हैं। प्रथम चरण में क्या क्या, कौन कौन से जिले आते हैं, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, बीकानेर आता है। तो इंद्र ने गंगा हनुमान जी को बेची। यानी कि जो प्रथम चरण के जो क्षेत्र हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है कि इंद्र से आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर, इंद्र ने गंगा से आ जाएगा गंगानगर, गंगा हनुमान से आ जाएगा हनुमानगढ़, हनुमान जी को बेची, से आ जाएगा बीकानेर। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से आवासन की इंद्र ने आ जाएगी इंदिरा गांधी नहर, इंद्र से आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर। तो इंद्र से आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर, गंगा से आ जाएगा गंगानगर, हनुमान से आ जाएगा हनुमानगढ़, और बीका से आ जाएगा बेची से आ जाएगा बीकानेर। यानी कि इंद्र ने गंगा किसको बेची, हनुमान जी को बेच दी। द्वितीय चरण में जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले आते हैं। द्वितीय चरण में कौन कौन से जिले आते हैं, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, तो इसको और नागौर आता है और चूरू आता है। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है कि बाजे ना जो चूक गए, मतलब जो बजे नहीं, जिनमें आवाज़ नहीं आई वो क्या हो गए, चूक गए, यानी कि उनका लक्ष्य छूट गया। बा से आ जाएगा बाड़मेर, जे से आ जाएगा जैसलमेर, बाजे ना से आ जाएगा नागौर, जो से आ जाएगा जोधपुर, चूक से आ जाएगा चूरू। यानी कि जो बाजे ना वो क्या हो गए, चूक गए। यानी कि बा से जगह बाड़मेर, जे से जगह जैसलमेर, ना से जगह नागौर, जो से जगह जोधपुर, चूक से जगह चूरू। तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें सतत पोषणीय विकास में जो बढ़ावा देने वाले जो उपाय हैं वो देखते हैं।
तो इस नहर परियोजना के प्रथम चरण में इस नहर की जो परियोजना है, ये जो नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका जो प्रथम चरण था उसमें कृषि कमान क्षेत्र यानी कि कृषि के जो कमान क्षेत्र यानी कि जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें फसल अच्छी हो, सिंचाई हो, और द्वितीय चरण में फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान किया गया, यानी कि फसल उगाई जाए और चारागाह का विकास किया जाना चाहिए, मतलब चारा वाले फसलें उगाई जानी चाहिए। क्षेत्र में जल संघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, यानी कि जिन फसलों में पानी अधिक लगता है जैसे कि चावल चावल गन्ना, तो ऐसी फसलों का वहाँ पर उन क्षेत्रों में बोया जाना नहीं चाहिए। नहरें नालों को पक्का किया जाना चाहिए, नहरें जो नाले हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए, उनको पक्का किया जाना चाहिए, जिससे नहरों का के जल का समान वितरण हो सके, जिससे नहर के जो जल है वो इधर उधर ना जाए और उसका अच्छी प्रकार से वितरण हो सके, उसको प्राप्त किया जा सके, और बहते जल का हार्श मार्ग में कम हो सके, यानी कि बहता हुआ जो जल है उसका हार्श यानी कि नुकसान कम हो सके। आगे चलते हैं। वनीकरण, पेड़ों का रक्षण, चारागाह विकास आवश्यक है, यानी कि वनीकरण किया जाना चाहिए, वनों को उगाया जाना चाहिए, पेड़ों का रक्षण किया जाना चाहिए, पेड़ों की रक्षा की जानी चाहिए, उनको काटा नहीं जाना चाहिए, चारागाह का विकास किया जाना चाहिए। ये सब क्या है, इसके उद्देश्य रखे गए। हमारा यूट्यूब चैनल JSR इनके स्टडी नेम से। यदि वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हम मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हम ऐसी वीडियो और भी बनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSR इनके स्टडी में। आप सभी को यहाँ पर PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, और सभी वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। इंजॉय वीडियो विद ट्रिक के साथ पढ़िए दोस्तों, और आसानी से इंजॉय करते रहिए। आइए आप सभी मित्रों को जय श्री राम, सीताराम।